अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हो सब? कल जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी बच्चे का कोई सवाल, कल जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी का कोई सवाल? चले, ठीक है, गुड। मैं बिल्कुल जल्दी से 5 मिनट के अंदर जितना हमने पढ़ लिया सारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट के अंदर हमने जितना पढ़ लिया मैं सारा जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा, तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है। हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी कहाँ से? अकाउंटिंग से, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से। हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से। हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। अकाउंटेंट ओनर को एक सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट पर्सन ट्रीट करता है, और अकाउंटेंट बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे ट्रीट करता है। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और पर्सनल ट्रांजैक्शंस जो ओनर की थी उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता हमने ये बात की, ओनर अगर बिजनेस में कोई कैश या वैल्यूएबल आइटम एक इन्वेस्ट कर देगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर ओनर विड्रॉ कर लेगा कोई कैश या वैल्यूएबल आइटम उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद हम आ गए अपने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पर। हम आ गए अपने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पर, और हेड्स ऑफ अकाउंटिंग 6 होते हैं, जिसको याद रखने का हमने एक बहुत आसान तरीका अपना लिया है। वो है डेड और क्लिक। डेड क्लिक। डेड का मतलब ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। क्लिक से मुराद कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम। उसके अंदर से भी, डेट क्लिक के अंदर से भी हम लोगों ने कैपिटल और ड्राइंग्स और एसेट्स हमने पढ़ लिया है। कैपिटल, ड्राइंग्स और एसेट्स हमने पढ़ लिया है। कैपिटल क्या होता था? कैपिटल होता था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर in the business. Investment by owner in the business, investment by owner in the business, इसको हम कहते हैं कैपिटल, इसको हम कहते हैं कैपिटल। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन द बिजनेस को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और इसके साथ साथ ड्राइंग्स क्या होती थी? विड्रॉवल्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है जी। विड्रॉवल्स, विड्रॉवल्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, इसको क्या कहते थे? ड्राइंग। ओनर जब बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, ओनर जब बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, ओनर जब बिजनेस में हिस्सा डालता है, उस कंट्रीब्यूशन को, उस हिस्से को क्या कहते हैं? उस कंट्रीब्यूशन को, उस हिस्से को, उस इन्वेस्टमेंट का नाम होता है कैपिटल। उस इन्वेस्टमेंट का नाम होता है कैपिटल। और ड्राइंग्स क्या होता है? विड्रॉवल्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। ओनर अगर बिजनेस से कोई कंट्रीब्यूशन बाहर लेके चला जाता है, कोई अमाउंट विदड्रॉ कर लेता है, तो उस विड्रॉवल को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। उस विड्रॉवल को ड्राइंग्स कहते हैं। इसके बाद हमने रोक किया एसेट्स पे। हमने रोक किया एसेट्स पे। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? कल हमने डिटेल से बात की। हम लोगों ने कहा एसेट्स कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस होती हैं, जो कि बिजनेस ओन या कंट्रोल करता है, जो अल्टीमेटली बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है? फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये हमने एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी। इसमें हमने ओनरशिप के हवाले से बात की कि ओनरशिप का मतलब ये है
कि आप उस चीज से बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हो, और आपके पास इस चीज का इख्तियार है कि आप किसी को बेनिफिट ऑब्टेन करने से रोक भी सकते हो, यानी कि वी हैव राइट टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम यूजिंग द आइटम। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हमारे यहाँ पे इस आइटम के ऊपर ओनरशिप है या इस आइटम के ऊपर कंट्रोल है। नेक्स्ट बात हमने फ्यूचर बेनिफिट के हवाले से सीखी। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब ये था कि बेनिफिट जो हम उस आइटम से हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइटम इन द शेप ऑफ इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर हम एक एसेट को खुद इस्तेमाल करें, बेचे ना, बेचने के अलावा अगर एक एसेट को खुद इस्तेमाल करें और उससे इनकम जनरेट हो या हमारे खर्चों में कमी आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि इस आइटम से हम फ्यूचर बेनिफिट ले रहे हैं, इस आइटम से हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे या ले रहे हैं। मगर अगर आपने एक आइटम को बेच दिया तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम इस आइटम से फ्यूचर बेनिफिट लेते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को बातें क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने एसेट्स की दो कैटेगराइजेशंस डिस्कस की थी, विच इज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। मैंने कहा था कि अभी अभी आप लोगों ने करंट एसेट्स की दो एग्जांपल्स याद रखनी है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। इसके अलावा जो बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में जो भी एसेट की एग्जांपल आ रही है, वो सारे की सारे एग्जांपल्स क्या हैं, वो नॉन करंट एसेट्स हैं। वो नॉन करंट एसेट्स हैं, कैश को छोड़ के, कैश के अलावा जितनी एसेट्स की एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है ऐसे एसेट जो हमें फ्यूचर बेनिफिट तो प्रोवाइड करें, मगर वो अप टू 1 ईयर, 1 साल या 1 साल के कम अरसे के लिए फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करें, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे करंट एसेट। तो उसको तो हम करंट एसेट्स कहेंगे। ये तो उसको हम करंट एसेट्स कहेंगे। और अगर नॉन करंट एसेट्स होते हैं ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा के लिए फायदा प्रोवाइड करें, उसको हम कहेंगे मोर देन 1 ईयर। अगर आपको एक एसेट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि हमारा नॉन करंट एसेट है, ये हमारा नॉन करंट एसेट है। अब एग्जांपल्स क्या दीजिए नॉन करंट एसेट्स की। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल है हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्रेमिसेस, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। प्लांट, हमने कहा था ह्यूज साइज मशीनरी को हम प्लांट एंड मशीनरी प्लांट कह देंगे, मीडियम साइज मशीनरी को मशीन, इक्विपमेंट स्मॉल लैपटॉप वगैरह को। उसके बाद हमने कहा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है हमारे पास। ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स उसको उन उन उस फर्नीचर को कहते हैं जिस फर्नीचर को, जो इमूवेबल फर्नीचर होता है, जो फर्नीचर बहुत आसानी से मूव ना किया जा सकता हो, उसको कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, जो फिट हुआ होता है। और जो नॉर्मल फर्नीचर होता है जिसको मूव कर सकते हैं उसको फर्नीचर कह देते हैं। और फिर व्हीकल्स आ जाते हैं, यानी कि गाड़ियां, ट्रक्स, डिलीवरी वैन्स, ये सारी चीजें बिजनेस की क्या आ जाएंगे। और तो ये सारी एक नॉन करंट एसेट की लिस्ट है जो हम लोगों ने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई सवाल जो मुझसे पूछना चाहे वो पूछ ले, फिर हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी। अच्छा, एसेट्स के बाद आज जो हमने इसको करना है कवर, वो आज हम अपनी डेड वाली टीम के तीनों बंदों को कवर कर लेंगे। डेड वाली टीम के तीनों बंदों को इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेंगे। एसेट के बाद जो अगला हेड है वो हमारे पास है एक्सपेंसेस। एसेट के बाद जो अगला हेड है वो हमारे पास एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, मुझे एक्सपेंस पढ़ाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इस बारे में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, पहले से बनी हुई है। तो एक्सपेंसेस पे आ जाता
एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे आ जाओ। एक्सपेंसेस का मतलब है मनी अर्न बाय द बिजनेस। एक्सपेंसेस हम कहते हैं बच्चों मनी अर्नड बाय द बिजनेस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मनी स्पेंट, स्पेंट उल्टा लिख दिया, मनी स्पेंट by the business, money spent by the business in order to, in order to, in order to generate, generate income. Money spent by the business in order to generate income. Money spent by the business, money spent by the business in order to generate income. आमदनी कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको एक्सपेंसेस कहेंगे, उसको एक्सपेंसेस कहेंगे। पैक की एग्जांपल देते हैं, उसको उसको एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है जी, उसको एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है जी। स्पेंड टू रन द बिजनेस मतलब बिजनेस चलाना, इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम या रन द बिजनेस, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। बिजनेस क्यों चलाना है, बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं ना। बिजनेस, बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल इनकम कमाना ही है ना, ठीक है। बिजनेस का अल्टीमेट गोल इनकम कमाना ही। तो मनी स्पेंड बाय द बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम, मनी स्पेंड बाय द बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम, ठीक है जी। पैक की एग्जांपल लेते हैं, पैक की एग्जांपल लेते हैं। पैक इनकम कैसे कमाता है, पैक इनकम कैसे कमाता है, पैक इनकम कैसे कमाता है। पैक इनकम कमाने के लिए नंबर वन टीचर्स हायर करेगा, नंबर वन टीचर्स हायर करेगा, नंबर वन पैक क्या करेगा, टीचर्स हायर करेगा, पैक टीचर्स हायर करेगा। टीचर्स को पैक क्या देगा, टीचर्स को पैक क्या देगा, सैलरीज, टीचर्स को पैक सैलरीज देगा, टीचर को पैक सैलरीज देगा। नंबर टू पैक को बिजली के कनेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ठीक है, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पैक का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आएंगे, ठीक है जी। गैस एंड वाटर बिल्स भी आएंगे, गैस एंड वाटर बिल्स भी आएंगे, ठीक है। अगर अगर बिल्डिंग बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं, जिस बिल्डिंग में ऑफिस है, आमतौर पे वो बिल्डिंग क्या होती है, ऑन रेंट होती है, आमतौर पे वो बिल्डिंग रेंट पे होगी, तो रेंट भी देना पड़ेगा, रेंट भी अदा करना पड़ेगा, बिजनेस चलाने के लिए रेंट भी तो देना पड़ेगा ना। तो फिर आपके पास क्या आएगा, रेंट एक्सपेंस आएगा, रेंट का खर्चा भी आएगा, बिजनेस चलाने के लिए रेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, डिफरेंट मीटिंग्स पे आ रही हैं, तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी। और हो सकता है छोटे मोटे बिजनेस में कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी चल रही हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी चल रही हो, तो ये सारे खर्चे बिजनेस को करने पड़ेंगे ताकि वो अल्टीमेटली अपना बिजनेस रन कर सके, ताकि वो अल्टीमेटली अपना बिजनेस रन कर सके और इनकम जनरेट कर सके, और इनकम जनरेट कर सके। तो ये सारे के सारे मैंने आपको किसकी एग्जांपल्स दी हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स मैंने आपको पैक के बिजनेस की दी है, कि पैक के बिजनेस को आमतौर पर ये वाले खर्चे करने होंगे, पैक के बिजनेस को आमतौर पर ये वाले खर्चे करने पड़ेंगे ताकि वो अपना इंस्टीट्यूट, अपना कॉलेज चला सकें। अब हम चलते हैं एक ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ, जिसका जो कि हमारे पास क्या है, बुक शॉप है, बुक शॉप, बुक शॉप है हमारे पास। बुक शॉप में भी मोर और लेस यही खर्चे हो रहे होंगे, यस और नो, यस और नो। बुक शॉप हो जाए, मोबाइल शॉप हो जाए, बुक शॉप की एग्जांपल ले लेते हैं। बुक शॉप में भी मोर और लेस यही खर्चे हो रहे होंगे, बुक शॉप में भी मोर और लेस यही खर्चे हो रहे होंगे। आपके एम्प्लॉयज होंगे, आप बुक शॉप वाले, वो जो सेल्समैन वगैरह हैं, उनको सैलरीज दे रहे होंगे, दुकान है, दुकान का किराया आएगा,
रेंट एक्सपेंस है, दुकान में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा होगा, बिजली का बिल आएगा, गैस और वाटर के बिल्स आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, किसी को डिलीवरी कर दी, किसी को ऐसे वैसे कंफर्टेबली चीज़ों को कर लिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, उर्दू बाजार से बुक्स खरीदी और आपकी दुकान तक आई हैं, ठीक है। तो होल सेलर से आपने बुक्स खरीदी हैं, उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस पड़े, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर हुई। और दुकान में आपको पता है छोटे मोटे खर्चे चलते ही रहते हैं, लाइट खराब हो गई, बल्ब खराब हो गया, उसके बाद आप कह लें थोड़ी सी टेबल डैमेज हो गई, थोड़ा सा फर्नीचर डैमेज डैमेज हो गया, थोड़ी सी गाड़ी की रिपेयर करा ली, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बुक शॉप के अंदर चल रहा होगा। बुक शॉप के अंदर ये वाले खर्चे भी मॉरलेस हो रहे होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खर्चा मैंने स्किप कर दिया है, जो कि ट्रेडिंग बिजनेस में होता है, उसे क्या कहते हैं, कौन बताना चाहेगा? मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपेंस मिस करा दिया है, ठीक है। बहुत बड़ा, बहुत मेजर, जो कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होता ही होता है, वेजेस। नहीं 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 नहीं, तला थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, इलियास थोड़ा करीब करीब पहुंच गया है। और भाई बुक शॉप ने क्या बेचनी है, चना चाट तो नहीं ना बेचनी? तो भाई बुक शॉप ने क्या चीज बेचनी है? खत्म हो गई बात। बुक शॉप ने क्या बेचना है, बुक शॉप ने क्या, बुक बुक खरीदनी पड़ेगी भाई, बुक शॉप है ना, बुक्स बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। बुक शॉप को परचेज करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, परचेज ऑफ बुक्स, इस पे भी तो खर्चा आएगा, ये भी तो आपका एक्सपेंस है, इस पे भी तो पैसा स्पेंड होगा, इस पे भी तो पैसा स्पेंड होगा, जो कि आपने रीसेल करनी है, बुक्स भी तो परचेज की जाएंगी फॉर फॉर रीसेल पर्पस, परचेज ऑफ बुक्स फॉर 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 रीसेल पर्पस। तो बुक्स भी तो बेचनी है फॉर रीसेल पर्पस, पर बुक्स भी तो परचेज करनी है, क्योंकि आपने रीसेल भी तो करना है। तो ये भी तो एक खर्चा है, ये भी तो एक खर्चा है, ये भी तो एक खर्चा है, तो दो तरह के खर्चे हो गए। एक को मैंने बिल्कुल साइड पे कर दिया खर्चा, और एक खर्चों को मैंने राइट साइड पे लिखा है। एक को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा खर्चों को, और एक खर्चों को मैंने राइट साइड पे लिखा है। राइट साइड पे लिखा है, क्यों? इसकी रीजन है। परचेज ऑफ बुक्स को मैंने अलग क्यों रखा है, परचेज ऑफ बुक्स को मैंने अलग क्यों रखा है, क्योंकि बच्चों याद रखना, याद रखना, एक्सपेंसेस की, यस 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 यस, एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम, सबसे ज्यादा जरूरी एक ट्रेडिंग बिजनेस में बुक्स खरीदना था, बुक्स खरीदना था, उन आइटम्स को खरीदना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन आइटम्स को अल्टीमेटली ट्रेड करना है, जिन आइटम्स को अल्टीमेटली ट्रेड करना है। यस, आपकी बात ठीक है, एक मेजर चंक आपके पैसों का गुड्स परचेज करने में लग रहा होगा, बुक्स परचेज करने में लग रहा होगा। अब मैंने बतानी जो बात है ना, ध्यान से दिल थाम के सुनिए, वो बात है। अब होगा ये कि ये जो आपकी परचेज ऑफ गुड्स है ना, ये जो परचेज ऑफ बुक्स है, इसको इसको एक्सपेंस की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज परचेज एक्सपेंस, एंड नंबर टू इज एक्सपेंस की दूसरी टाइप है अदर एक्सपेंस। नंबर वन इज परचेज एक्सपेंस, नंबर टू इज अदर एक्सपेंस। तो ये जो गुड्स परचेज कर रहे हैं ना हम फॉर रीसेल पर्पस, ये क्या है? ये परचेज एक्सपेंस है, ये परचेज एक्सपेंस है। और ये उसके अलावा जो खर्चे हैं, इनको हम कहाँ क्लासिफाई करेंगे? अदर एक्सपेंस में, इनको हम अदर एक्सपेंस में क्लासिफाई करेंगे। ये सारे के सारे खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे अदर एक्सपेंस में जाएंगे। और जो आपने बुक्स खरीदी हैं, इस खर्चे को क्या कहेंगे? इस खर्चे को परचेज एक्सपेंस कहेंगे, इस खर्चे को हम परचेज एक्सपेंस कहेंगे, जो आपने बुक्स खरीदी हैं। अगली बात, परचेज एक्सपेंस का मतलब है मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग आइटम्स फॉर रीसेल पर्पस, for resale purpose. Money spent on purchasing items for resale purpose. Money spent on purchasing the items for resale purpose. और जो resale purpose items होती हैं ना, जो items होती हैं ना for resale purpose, रीसेल पर्पस, जो रीसेल पर्पस से आइटम्स खरीदी जाती हैं,
इन आइटम्स का एक खास नाम होता है, उन आइटम्स को क्या कहते हैं? गुड्स। उन आइटम्स को कहते हैं गुड्स। जिन आइटम्स को आपने फ्यूचर में रीसेल करना होता है, उन आइटम्स को क्या कहते हैं? उन आइटम्स को गुड्स कहते हैं। तो मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स, अगर आपने गुड्स खरीदा, अगर आपने गुड्स को खरीदा, तो गुड्स जो होते हैं वो आपको गुड्स को खरीदने पे जो आपको कॉस्ट आएगी उसे क्या कहेंगे? उसको हम परचेज एक्सपेंस कहेंगे। और अदर एक्सपेंस का मतलब अदर देन परचेज एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे, परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे, परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे वो कहाँ पे जाएंगे भाई? साथ साथ बोलते रहना है। अगर माइक ऑन नहीं भी करे तब भी कोई मसला नहीं है, मगर आप लोगों ने साथ साथ बोलना है, साथ साथ मेरे बोलना है। हम देखो, हम सिर्फ लेक्चर नहीं ले रहे, एक बार याद रखना। ये जो मेरी क्लास है ना, ये जो मेरी क्लास है, इतनी एफर्ट जो कर रहा हूँ मैं, बातें रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें सिखाने के लिए, सारी चीजें सिखाने के लिए, बार बार बातें रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी बातें सिखाने के लिए। तो आप लोगों ने साथ साथ बोलना है, आप लोगों ने साथ साथ बोलना है मेरे। जरूरी नहीं है कि आप टाइप करें, जरूरी ये भी नहीं, ठीक है टाइप कर सकते हैं, इजी अपने कंफर्ट जोन में कर लें, मगर साथ साथ सब बच्चों ने रिप्लाई करते जाना है, ताकि हम इंश्योर करें कि हमें ये बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि असल काम हमने जहन में दिमाग को बिठाना है। और कहते हैं रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स। ठीक है, फिलोसफी में एक कोट बोला जाता है, रेपिटेशन, चलो लिख देता हूँ, थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है, मगर चले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। repetition is the repetition is the mother repetition is the mother of all learning। ये आपने बात याद रखनी है। repetition, ठीक है, repetition is the mother of all लर्निंग, ये आपने बात याद रखनी है। जितनी दफा आप चीजों को रिपीट करेंगे, जितनी दफा आप चीजों को रिपीट करेंगे, उतनी आपको बातें समझ आएंगी। ह्यूमन का जो, इंसान का जो ब्रेन है ना, जो इंसान का दिमाग है, ठीक है, ये 5%, 5% कॉन्शियस, 5% कॉन्शियस माइंड है, और 95% अन अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड इंसान का, 95% ब्रेन आपका अनकॉन्शियस है, ठीक है, जिसे जिबिल्लत कहते हैं। तो जितनी बार चीजों को रिपीट करेंगे, जितनी बार चीजों को रिपीट करेंगे, जितनी बार चीजों को ओवरव्यू करेंगे, उतनी ही दिमाग में चीजें बैठेंगी, उतनी ही दिमाग में चीजें बैठेंगी हमारे, ठीक है जी। आप बहुत अच्छा रट्टा एक बार लगाने से बेहतर है गंदा रट्टा लगा लो मगर बार बार लगाओ, ठीक है। इस बात से मैं आपको एक जुमला बोला करता हूँ अक्सर, अच्छा रट्टा लगाने से बेहतर है गंदा रट्टा बार बार लगा लो, इससे लर्निंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। आपके अगर फैमिली में कोई हाफिज कुरान है तो आप लोग देखोगे कि वो मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं। पिछला भी जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पहले पिछला रिवाइज करते हैं, क्यों? जितनी दफा रिपीट करेंगे उतनी दफा आपकी प्रैक्टिस होगी। और कुछ ऐसे हाफिज कुरान भी होंगे जो अल्लाह हाफिज बन चुके हैं। तो वो अल्लाह हाफिज कैसे बने पता है ना आप सबको? क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुनाया नहीं, कुरान को रिपीट ही नहीं किया, तो कुरान उनको भूल गया, अल्लाह हाफिज बन गए। तो आप लोगों ने अल्लाह हाफिज तो नहीं ना बनना, आप लोगों ने ऐसे अकाउंटेंट तो नहीं बनना कि जिसको जब पूछेंगे तो आप कहें वो तो भूल गया। पेपर में जाए एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू कहें, आप कहें वो तो भूल गया, अब तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे अकाउंटेंट हमने बनना नहीं है, हमने तो काबिल अकाउंटेंट बनना, हमने तो ट्रेंड अकाउंटेंट बनना है। हमारे तो आप कहने सब कॉन्शियस माइंड में अकाउंटिंग बैठी है, हमने तो ऐसे अकाउंटेंट बनना है, क्योंकि हमने जब अपना घंटा देना ही है तो उस घंटे को पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे ना।
उस घंटे को पूरी तरह अवेल करेंगे, उससे पूरी तरह निचोड़ के नॉलेज जो है ना अपने खुद हासिल करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने, जैसे मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, आप लोगों ने रिपीट करना है। नंबर 2, आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है। नंबर 3, आपने हर अगली क्लास में आने से पहले आपने पिछली सारी चीजों को रिवाइज करना है। आपने पिछली सारी चीजों को हर अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करना है। मेरी बातें सबको समझ आ रही है ना? मुश्किल बातें तो नहीं लग रही? अच्छा चलें जी, वापस आते हैं जी जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है जी, तो हमने कहा था एक बुक शॉप है जिसमें बुक्स परचेज की। इसको हम कहेंगे कि यह इस बुक शॉप के लिए क्या है, परचेज एक्सपेंस। और बुक्स परचेज करने के अलावा जितने भी खर्चे हैं, बुक्स परचेज करने के अलावा जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, जितने भी बकाया खर्चे हैं, उन सबको कहाँ क्लासिफाई किया जाएगा? उन सबको अदर एक्सपेंस में क्लासिफाई किया जाएगा। उन सबको अदर एक्सपेंस में क्लासिफाई किया जाएगा। अच्छा जी। हम थोड़ा सा नोट्स पे आते हैं और इस बात को नोट से भी टेस्ट करते हैं। अगर हम अपने नोट्स पे आए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, एक्सपेंसेस का मतलब ये है, मनी स्पेंड टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम इज नोन एज एक्सपेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। मनी स्पेंड टू परचेज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस इज नोन एज परचेज एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस अदर देन परचेज एक्सपेंस शैल बी कॉल्ड अदर एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन परचेज एक्सपेंस शैल बी कॉल्ड अदर एक्सपेंसेस। अब परचेज एक्सपेंस के साथ एक छोटा सा नोटा आपने याद रखना। होता ये है अक्सर औकात जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, ये हमारी शॉप है और हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए, ये हमारा सप्लायर है जिससे हमने गुड्स परचेज की, जिससे हमने गुड्स बाय की। ठीक है, इन गुड्स को शॉप तक पहुंचाने के लिए अक्सर औकात क्या करवानी पड़ जाती है? कोई डिलीवरी वैन करवानी पड़ जाती है। इन गुड्स को शॉप तक लाने के लिए आपको कोई ना कोई वैन करवानी पड़ जाती है, जो कि आपसे क्या चार्ज करेगा? जो कि आपसे क्या चार्ज करेगा? डिलीवरी चार्जेस लेगा, डिलीवरी चार्जेस लेगा। इसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। इसका डिलीवरी चार्जेस नाम हो सकता है, इसके शिपमेंट चार्जेस इसका नाम हो सकता है, शिपमेंट कॉस्ट इसका नाम हो सकता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर साथ वर्ड लिखा होगा इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब ये है कि शॉप के अंदर इन करने के लिए माल, अपना माल शॉप के अंदर इन करने के लिए, शॉप के अंदर बुलाने के लिए, लेने के लिए आपने जो किराया पे किया, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। या फिर एक और नाम यूज होता है कैरेज। कैरेज कैरेज का मतलब होता है किराया। कैरेज का मतलब उर्दू में क्या होता है? किराया। कैरेज इनवर्ड का मतलब ये जो आपकी वैन है, वैन जो आ रहा है आपकी शॉप में आपके गुड्स को लेकर, इस वैन ने कुछ ना कुछ किराया चार्ज किया होगा ना, इस किराए को कहेंगे कैरेज इनवर्ड। जब आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे, वो गुड्स आपके शॉप में आ रहे हैं, तो आपने जितना किराया पे किया है, इस इन सब की जो कॉस्ट है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह या किराया जो आपने पे किया है, इन सब पे जो कॉस्ट आई है आपकी, वो भी वो भी आपका क्या होगी? वो भी आपकी परचेज एक्सपेंस का पार्ट बनेगी। बस ये बात आपने याद रखनी है।
वो भी आपके परचेज एक्सपेंस का पार्ट बनेगी, क्योंकि परचेज एक्सपेंस का मतलब यह है जिन आइटम्स को आपने रीसेल करना है, जिन, गौर से जुमला सुनो, जिन आइटम्स को आपने रीसेल करना है, जिन आइटम्स को आपने रीसेल करना है, जिन आइटम्स को आपने रीसेल करना है, उन आइटम्स को हासिल करने के लिए, उन आइटम्स को हासिल करने के लिए, उन आइटम्स को हासिल करने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए, आपने जितने भी खर्चे किए, उन आइटम्स को हासिल करने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए ताकि वो आइटम्स आपके पास, बिजनेस के पास आ जाए, उन सब खर्चों को परचेज एक्सपेंस कहेंगे, उन सब खर्चों को परचेज एक्सपेंस कहेंगे। तो इसलिए एक आइटम आपने खरीदी, परचेज कॉस्ट थी, परचेज एक्सपेंस, वेल एंड गुड। उसके ऊपर कोई डिलीवरी, कोई शिपमेंट, कोई कैरेज इनवर्ट देना पड़ गया, ये भी खर्चा क्या कहलाएगा, इस खर्चे को भी परचेज एक्सपेंस कहेंगे, इस खर्चे को भी परचेज एक्सपेंस कहेंगे। तो ये नोट मैंने क्या लिखा है, डिलीवरी चार्जेस, शिपमेंट कॉस्ट, कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट्स एटसेट्रा आर ऑल्सो नोन एज परचेज एक्सपेंसेस, इनको भी हम परचेज एक्सपेंस ही कहेंगे। सर रहमान का एक सवाल आया हुआ है कि सर अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हों फिर भी ये परचेज एक्सपेंस है। रहमान देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है ना वो एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, उसमें वो आपको गुड्स नहीं बेच रहे, मगर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की तुम बात कर, वो तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना आपकी गुड्स एक जगह से दूसरे को, वो सर्विस बिजनेस है, कुछ बेच नहीं रहे। अभी हम सर्विस बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो स्कोप बहुत लिमिटेड रखना है, हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है रहमान। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास आ जाता है एग्जांपल्स में रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अभी हमने किया, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये इन बिल्स को क्या कहते हैं, यूटिलिटी बिल्स। सैलरीज एंड वेजेस, आप सबको पता है सैलरीज एंड वेजेस, जो तनख्वाह दी जाती है, जो उजरत दी जाती है, सैलरीज एंड वेजेस आपके बिजनेस में अदर एक्सपेंस होगा। फिर एक और एक्सपेंस होता है कमीशन। कमीशन, कमीशन क्या होता है कि लेट सपोज अगर कोई बंदा आपको आपकी सेल्स में हेल्प करता है, अगर कोई बंदा आपको आपकी सेल्स में हेल्प करता है, यानी कि आपका माल बिकवाने में आपकी हेल्प कर देता है, तो वो बंदा कमीशन चार्ज करता है, वो बंदा उस हेल्प के बदले कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए जो बंदा कमीशन पे कर रहा है, जो कमीशन दे रहा है, उसके लिए कमीशन क्या बन जाएगा, उसके लिए कमीशन भी एक्सपेंस बन जाएगा। नंबर 5 है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये दो बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैरेज आउटवर्ड है इधर, ठीक है, एक इधर कैरेज आउटवर्ड है, ये देखो, और एक यहाँ पे आया था कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड किस जगह पे लिखा हुआ है, अदर एक्सपेंस में, और कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखा हुआ है, परचेज एक्सपेंस में। कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड परचेज एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड परचेज एक्सपेंस। शॉप से कस्टमर को आपने गुड्स भेजे और कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे दी, कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे दी, तो किराया किसने बर्दाश्त किया, कस्टमर को अगर फ्री डिलीवरी दे दी, किराया किसने बर्दाश्त किया, किराया हमने बर्दाश्त किया, हम बिजनेस वाले हैं, बिजनेस ने बर्दाश्त किया। बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ये कैरेज आउटवर्ड, बिजनेस के लिए कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। और जो कैरेज आउटवर्ड होगा, जो कैरेज आउटवर्ड होगा, जो कैरेज आउटवर्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जो कैरेज आउटवर्ड होगा वो हमारा अदर एक्सपेंस होगा। बहुत ध्यान रखना है, बहुत मेजॉरिटी ये लोग बच्चे गलती करते हैं, कैरेज इनवर्ड परचेज एक्सपेंस, क्योंकि वो गुड्स परचेज करने की वजह से इंकर हुआ है,
और कैरेज आउटवर्ड गुड्स परचेज करने की वजह से इंकर नहीं हो रहा, गुड्स बेचने की वजह से इंकर हो रहा है। तो जो भी खर्चा गुड्स परचेज करने की वजह से ना हो, उन सारे खर्चों को कहाँ उठा के डाल देना है, अदर एक्सपेंस में। उन सारे खर्चों को अदर एक्सपेंस में डाल देना। कम्युनिकेशन चार्जेस ये आपके इंटरनेट का जो बिल होता है, इंटरनेट बिल्स, ठीक है जी, टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन, आप कह लें जी पीटीसीएल का बिल आ गया, ये सारी जो है ना, या आपने मोबाइल अपने वो जो स्टाफ है उसको मोबाइल नेटवर्क्स दिए हुए हैं, उनके कोई आपने कॉलिंग कार्ड या पैकेजेस के पैसे दिए हैं, ये सारे कम्युनिकेशन चार्जेस में आ जाएंगे। नंबर 7 इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग पेजेस आते हैं, प्रिंटर का टोनर आता है, स्टेशनरी आइटम्स आती हैं, बॉक्स फाइल्स आते हैं, मार्कर्स आते हैं, पेन्स आते हैं, पेंसिल्स आती हैं। तो ये सारे स्टेशनरी में जो खर्चे हो रहे हैं, ये सारे जो स्टेशनरी पे खर्चे हो रहे हैं, ये भी हमारा अदर एक्सपेंस होता है। नंबर 8 है जी हमारे पास सेल सप्लाईज। सेल सप्लाईज का मतलब है सेल को सेल्स करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल आमतौर पे यूज हो रहा होता है, सेल करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल यूज हो रहा होता है ना, डब्बे शब्बे, कार्टन वगैरह, शॉपर वगैरह, इनको कहते हैं सेल सप्लाईज। तो पैकिंग मटेरियल भी किसी प्राइस में आया होगा ना, इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। तो ये जो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट है, ये भी आपका अदर एक्सपेंस होगा। नंबर 9 इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बहुत आसान है। नंबर 10 है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, आपने डिफरेंट जगहों पे एडवर्टाइजमेंट की, इश्तेहार दिया, उसके ऊपर आपने कॉस्ट इंक्र कर दी, वो भी आपका अदर एक्सपेंस। नंबर 11 है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग तो समझ लो, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर आप बैंक से लोन लेता है कोई बंदा, अगर कोई बंदा बैंक से लोन लेता है तो उस लोन के ऊपर, उस लोन के बदले उस बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर बैंक से लोन ले तो उस लोन के बदले इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर बैंक से लोन ले तो उस लोन के बदले इंटरेस्ट पे करना होता है। उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं। नंबर 12 इज इंश्योरेंस प्रीमियम। नंबर 12 है इंश्योरेंस प्रीमियम। एंड नंबर 13 इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कंपनी के अंदर डिफरेंट एसेट्स होते हैं, आपकी मशीन्स होंगी, आपकी गाड़ियां होंगी, आपका प्लांट होगा, आपके पास कैश है। इसको अगर आपने इंश्योर करवा लिया, इंश्योर करवा लिया, अगर आपने इसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसको इंश्योर करवा लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को जो आप प्रीमियम पे करोगे, जो आप पैसे पे करोगे, वो बिजनेस का क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम अदर एक्सपेंस की लिस्ट में शामिल करेंगे। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हमारे हमसे पहले बात हो चुकी है। अच्छा, अब जब सवाल आए तो सवाल मैं एड्रेस कर दूं। तो जितना ज्यादा लोन हो उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना होता है जी ऐसे ही है। तंजा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, जितना ज्यादा लोन होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट। सर, कैरी जनरेट थ्रू बिजनेस ओन बसेस और ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड इन, कैरी जनरेट थ्रू बिजनेस ओन बसेस और ट्रांसपोर्ट, यस। अगर उस बसेस और ट्रांसपोर्ट को आपने गुड्स परचेज करने के लिए यूज किया तो यस, यस वो परचेज कॉस्ट होगी, आराम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आपके पास एक डिलीवरी व्हीकल थी, आपने इस्तेमाल की कि यार मार्केट में ये मेरी व्हीकल जाएगी और मेरी व्हीकल जो है वो गुड्स लेके आएगी, तो अब आपका वो कैरेज इन्वेंट किराया नहीं पे किया, मगर उस व्हीकल के ऊपर फ्यूल कॉस्ट तो आई होगी ना, पेट्रोल की खर्चा आया होगा, तो वो भी आपका यस परचेज एक्सपेंस होगा। परचेज एक्सपेंस का सीधा सा असूल है, जिन गुड्स को बेचना है, उन गुड्स को हासिल करने के लिए जितने खर्चे किए जाएंगे वो सारे परचेज एक्सपेंस में जाएंगे। ये जी, अच्छा जी, अगला है जी सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेम टू कैरेज आउटवर्ड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और कैरेज आउटवर्ड में फर्क है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस की कभी कभार मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस का स्टाफ होता है, वो इंटर सिटी ट्रैवल करता है, इंटर कंट्री ट्रैवल करता है कुछ मीटिंग के लिए, कुछ बिजनेस की वजह से जो बिजनेस की ट्रैवलिंग हो रही होती है, सप्लायर से मिलने, बैंकर से मिलने, उसके बाद आप कह लो कि कस्टमर से मीटिंग करनी है, तो उसके ऊपर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आ रही होती है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस उस ट्रैवलिंग की बात हो रही है। हाँ भाई, थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए ना। चलो, गुड गुड, अब कंफ्यूजन आने लगी है, कंफ्यूजन आने लगी है, कंफ्यूजन आने लगी है। उसकी रीजन ये है
क्लैरिटी का रास्ता कंफ्यूजन की वादी से होके गुजरता है। जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती है ना, वो कंफ्यूजन की, डाउट्स की वादी से गुजर के आती है। तो अब थोड़ी सी कंफ्यूजन डालने लगा हूं मैं, मगर भरोसा रखना है ये कंफ्यूजन विद इन 1 या 2 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। सही है। एक्टिविटी नंबर 3 हम जरा करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन परचेज एक्सपेंस एंड एसेट्स इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब मसला ये आ गया, मसला ये आ गया, सुनना जरा, यहाँ पे आओ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। हमने ये कहा कि एक ऐसी आइटम बिजनेस के पास आती है जिस आइटम को बिजनेस ने रीसेल करना है, और एक ऐसी आइटम बिजनेस के पास आती है जिस आइटम को बिजनेस ने खुद यूज करना है। ठीक है, वो आइटम खरीदी है फॉर परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस, और एक ऐसी आइटम बिजनेस ने खरीदी है फॉर फॉर ओन फॉर बिजनेस यूज, यानी कि इस आइटम को बिजनेस खुद यूज करेगा फॉर बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फर्नीचर की दुकान पे जाते हो, उधर डिफरेंट चेयर्स पड़ी होती, एक चेयर आपको पसंद आती है, उस पे लिखा होता है नॉट फॉर सेल, फॉर बिजनेस यूज। ये चेयर बेचने के लिए नहीं है जनाबे अली, ये चेयर बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो बिजनेस ने रीसेल करनी है, और कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो बिजनेस अपने इस्तेमाल के लिए रखता है। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के अंदर एसी पड़े हुए हैं, जो डब्बे के अंदर एसी पड़े हुए हैं वो किस लिए पड़े हुए हैं? फॉर रीसेल पर्पज। जो डब्बे वाले एसी उस एसी के शोरूम ने खरीदे हुए हैं वो किस लिए पड़े हुए हैं? फॉर रीसेल पर्पज। और जो एसी उसके कमरे में शोरूम के अंदर इंस्टॉल हुए हैं वो किसके लिए हैं? फॉर बिजनेस यूज, फॉर बिजनेस यूज। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास जो आइटम्स आती हैं वो दो टाइप्स के यूज हो सकती हैं। कुछ आइटम्स खरीदी जाती हैं फॉर रीसेल पर्पस, और कुछ आइटम्स खरीदी जाती हैं फॉर बिजनेस यूज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी, परचेस्ड फॉर बिजनेस यूज। कुछ आइटम्स खरीदी जाती हैं फॉर रीसेल पर्पस, और कुछ आइटम्स खरीदी जाती हैं फॉर बिजनेस यूज। अब जो परचेज की जाती है ना आइटम जो कि फॉर रीसेल पर्पस है, ये इससे इससे हम फ्यूचर बेनिफिट लेते हैं, इसको हम फ्यूचर बेनिफिट की कैटेगरी में लिखेंगे। जल्दी से बताएं। फ्यूचर बेनिफिट का मतलब आइटम से बेनिफिट लेना फॉर यूजिंग इट, फॉर यूजिंग इट। इससे हम फ्यूचर बेनिफिट की कैटेगरी में लिखेंगे जिस आइटम को रीसेल करने के लिए लिखा है। यस और नो? नो, वेरी गुड वेरी गुड। फ्यूचर बेनिफिट में नहीं कर सकते ये। यस, जो बिजनेस यूज के लिए आइटम है उसको फ्यूचर बेनिफिट उससे लेंगे, तो ये क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाता है एसेट की। जो आइटम बिजनेस यूज के लिए खरीदा है उससे हम फ्यूचर बेनिफिट लेंगे, और ये आइटम एसेट के क्राइटेरिया पर पूरा पूरा उतरती है, एसेट के क्राइटेरिया पर पूरा पूरा उतरती है। इसलिए इसलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे। इस आइटम, ये आइटम शैल बी क्लासिफाइड, एक सेकेंड रुको यार। अच्छा, तो एज क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। ये जो आइटम होगी, ये जो आइटम जो हमने बिजनेस यूज के लिए परचेज की है, क्योंकि ये फ्यूचर बेनिफिट देगी, इसलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज नॉन करंट एसेट। हम इसको एज अ नॉन करंट एसेट अपना क्लासिफाई करेंगे, हम इसको अपना एज अ नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करेंगे। और ये जो आपने आइटम खरीदी ना फॉर रीसेल पर्पस, फॉर रीसेल पर्पस,
इसको हम क्लासिफाई करना चाहें भी एज नॉन करंट एसेट तो हम नहीं कर पाते। क्यों? एसेट की एक कंडीशन नहीं मीट हो रही। कौन बताएगा कौन सी कंडीशन मीट नहीं हो रही? क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। क्या इसको नॉन करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई करेंगे? अगर आपने फ्यूचर बेनिफिट पे क्रॉस ना लगवाया होता मुझसे तो मैं शायद कर देता। मैं कर देता इसको नॉन करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई, इस आइटम को जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है। मगर आपने तो मुझसे कांटा लगवा दिया है फ्यूचर बेनिफिट पे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर बेनिफिट, इस आइटम से आप फ्यूचर बेनिफिट नहीं लोगे तो इसको नॉन करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसको कहीं ना कहीं तो क्लासिफाई करना है। इसको कहीं ना कहीं तो क्लासिफाई करना है। वैसे भी सोचो, ये जो आइटम आपने खरीदी है ये आपके पास तो रहनी नहीं है, ये तो कस्टमर्स के पास चली जानी है। ये तो आपके पास वक्ती तौर पे आइटम आई है, इसका तो आप डब्बा भी नहीं खोल सकते। आप डब्बा खोलोगे इसकी वैल्यू गिर जाएगी। मोबाइल की दुकान का सोचो, मोबाइल के शॉप में एक मोबाइल वो है जो मोबाइल का ओनर खुद इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस यूज के लिए, चलो कह लेते हैं। और एक वो मोबाइल है जो डब्बा पैक है, उसको तो वो डब्बा भी नहीं खोलेगा क्योंकि वैल्यू गिर जाएगी। तो उसका एसेट कैसे हुआ? बिजनेस का एसेट कैसे हुआ? बिजनेस उसको इस्तेमाल से फायदा ही नहीं उठा सकता। तो जब तक आप इस्तेमाल से फायदा ना उठा सकें वो आपका एसेट नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है। वो आपके पास सिर्फ वक्ती तौर पे आया हुआ है, आपने इसको बेच देना है। मगर उस चीज को खरीदते वक्त आपका खर्चा हुआ था। इस चीज को खरीदते वक्त, ये जो रीसेल पर्पस के लिए आपके पास आइटम्स आई हैं, इनको खरीदते वक्त आपका खर्चा हुआ था, आपका खर्चा हुआ था। इसीलिए इसको आप अपना परचेज एक्सपेंस बनाएंगे। इसको क्लासिफाई करेंगे एज परचेज एक्सपेंस। इसको आप क्लासिफाई करेंगे एज परचेज परचेज एक्सपेंस। इसको आप क्लासिफाई करेंगे एज परचेज एक्सपेंस। आप इसको क्लासिफाई करेंगे एज परचेज एक्सपेंस। दोबारा से आते हैं इसके बाद एक्टिविटी करते हैं। एक आइटम आपने खरीदी रीसेल पर्पस के लिए। इस रीसेल पर्पस के लिए जो आप आइटम खरीदोगे इसको क्लासिफाई करोगे एज परचेज एक्सपेंस। और जो आइटम आपने बिजनेस यूज के लिए खरीदी है इसको आप क्लासिफाई करोगे एज नॉन करंट एसेट। इसको आप क्लासिफाई करोगे एज नॉन करंट एसेट। सिंपल सा असूल, सिंपल सा असूल, आसान सा असूल। यहाँ तक ये बात सबको समझ आ गई है? फिर आगे ऐसा करते हैं, इसकी प्रैक्टिस पे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस पे चलते हैं। चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड, छा गए हो। ये बात अधूरी है, ठीक है? तो हल्की फुल्की माइंड में कंफ्यूजन आएगी मगर ये बात अधूरी है। मैंने आपको बताया क्लैरिटी के रास्ते पे जाने के लिए कंफ्यूजन की वादी से गुजरना पड़ेगा। मगर कंफ्यूजन इंशाल्लाह क्लैरिटी की रास्ते पे पहुंचा के वापस आऊंगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना, इसलिए आप लोगों ने बस ट्रस्ट रखना है अपने टीचर पे। एक्टिविटी नंबर 3 मेरे सामने है जिसके अंदर वो फरमाइश हमसे ये कर रहे हैं, और ये एक्टिविटी नंबर 3 हमने करनी है आज, और इसके बाद हमारी छुट्टी। एक्टिविटी नंबर 3 करनी है, एक्टिविटी नंबर 3 के बाद हमारी छुट्टी। कहते डिस्टिंग्विश बिटवीन, फर्क करें बिटवीन परचेज एक्सपेंस एंड एसेट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द परचेज एक्सपेंस एंड एसेट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है? और ऐसा ऐसा करे मेरे साथ लाइन पे आ जाए तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तलहा, क्या हाल है आपके? ठीक सर। क्या चल रहा है तलहा? अकाउंटिंग। चलो ठीक है। तलहा तुम कहाँ से हो? सादकाबाद से हो? सर लाहौर से। अच्छा तुम लाहौर से हो, शादबाग ठीक। लाहौर से। चलो ठीक है, ठीक। चलो तलहा तुमने मुझे बताना है साथ साथ, परचेज अ व्हीकल कॉस्टिंग ₹8 लाख बाय बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। क्या होगा तलहा, ये परचेज एक्सपेंस है या परचेज एसेट है? एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस। तलहा तुमने पहले पढ़ी भी अकाउंटिंग? नो सर, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से चलो हूँ। गुड गुड, तुम तो परफेक्ट केस हो मेरे लिए फिर। सही है।
नंबर कितने आए थे? 991 आए थे एफएससी में, और एमडी और गेट में तुम तो पढ़ने वाले 170। बच्चे, हमें तो थोड़ा एवरेज बच्चा चाहिए था, पता चलता है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। ये अच्छा चलो। अच्छा तला, एक बात बताओ, परचेज व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख बाय बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस, तो आपने क्या कहा इसको, ये क्या है, परचेज एक्सपेंस की एसेट? परचेज एक्सपेंस। परचेज परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस वेरी गुड। क्यों कहा तला परचेज एक्सपेंस? सर, क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट ऑब्टेन फ्यूचर बेनिफिट्स, वही ओनली यस रीसेल पर्पस के लिए लिए हमने। यस 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 यस, परचेज एक्सपेंस क्लासिफाई कर देंगे, गुड। वजह रीसेल पर्पस के लिए। दूसरी बताओ तलहा, परचेज व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 6 lakhs बाय बिजनेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू सर, ये कस्टमर, एसेट है। ये एसेट है? जी क्योंकि सर। कहीं नहीं लिखा हमने इसको रीसेल करना है, तो ये हमारे लिए क्या यस। बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, वेरी गुड। ठीक है जी, ओके जज़ाकल्लाह। अब आ जाए मेरे साथ, तला तुम जा सकते हो मेरे यस साथ, सर। और कोई कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो खुद भी आ सकता है, अदरवाइज एहतशाम तुम आ जाओ। जी एहतशाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? एक सेकंड, हाँ अब बताओ एहतशाम क्या हाल है? एहतशाम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। इलियास आप आ जाओ। एहतशाम क्या हाल है? आ गई थी आवाज। अभी आवाज। हाँ हाँ आ रही है। क्या हाल है, ठीक हो? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परचेज एयर कंडीशनर थर्ड वाली हम कर रहे हैं, एहतशाम समझ आ रही है ना बातें आज? लेक्चर समझ आ रहा था? यस सर। चलो गुड। ये बताओ थर्ड वाली, परचेज एयर कंडीशनर कॉस्टिंग रुपीज 60,000 बाय बिजनेस फॉर अ फ्यूचर बेनिफिट, एसेट है। एसेट है। एसेट क्यों एसेट है बताओ? ये फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ना फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, इसको भी हम अपना क्या कहेंगे, हमारा नॉन करंट एसेट है। अच्छा देखो, मिलते जुलते नामों से धोखा नहीं खाना, मिलते जुलते नामों से धोखा नहीं नहीं। खाना। हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, लिखा होता है ना ये। यस सर। हाँ तो तुमने भी परचेज के वर्ड से धोखा नहीं खाना, ये परचेज एक्सपेंस है। आपने देखना इनका पर्सपेक्टिव, इनका मकसद क्या है कंपनी का, इन्होंने इस चीज को आगे बेचना है या इस चीज को खुद इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, परचेज के नाम से धोखा नहीं खाना। गुड। अच्छा अगला बताओ एहतशाम, अगली बताओ, परचेज लैंड कॉस्टिंग 1 million बाय अ बिजनेस फॉर अ रीसेल पर्पस, परचेज एक्सपेंस है। ये क्या है? परचेज एक्सपेंस परचेज एक्सपेंस, क्यों क्यों क्यों? फॉर रीसेल पर्पज है। फॉर रीसेल पर्पस है, वेरी गुड यार, तुम लोग तो ट्रेंड हो गए हो। परचेज एक्सपेंस, चलें जी, और कौन आना चाहता है, और कोई वॉलंटियर करना चाहे? यस सर। हाँ क्या हाल है, खैरियत से हो इलियास? जी सर, अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। चलो बताओ फिफ्थ वाली बताओ, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 9 लाख बाय बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर ये एसेट होगा। ये एसेट होगा, एसेट होगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी खरीदी, हम उसको खुद इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा नॉन करंट एसेट है। जी सर। गुड। परचेज व्हीकल कॉस्टिंग 4 लाख बाय बिजनेस, जी इलियास। परचेज्ड व्हीकल फॉर, ये सर कॉस्टिंग, क्या क्या सोचो? बाय द बिजनेस, ये एसेट होगा सर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, गट से सही है, ये ना एसेट होगा। अब यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि ये रीसेल के लिए या खुद इस्तेमाल करना है या फ्यूचर बेनिफिट है या क्या सीन है, कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो याद रखना, याद रखना, सब बच्चों ने याद रखना है, इस केस में इसको नॉन करंट एसेट ही कहेंगे, क्योंकि ये एसेट की एग्जांपल है और उसने कहीं नहीं लिखा कि उसने इस एसेट को रीसेल करना है। तो इसलिए हम इसको कहाँ पे क्लासीफाई कर देंगे, हम इसको नॉन करंट एसेट ही बना लेंगे कि जैसे इसका खुद ही इस्तेमाल करना है, अगर रीसेल करना होता तो हमें बता देता। अच्छा नेक्स्ट है परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख बाय बिजनेस, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे कौन बताएगा? सर मैं बताऊं?
जी जी बताइए। सेवेंथ वाला एसेट है। सेवंथ वाला भी एसेट है, क्यों? उन्होंने कहीं लिखा तो नहीं हुआ रीसेल करना है? ये कहीं ये भी नहीं इक्विपमेंट है लिखा ना, कि तो वो फ्यूचर बेनिफिट है? उन्होंने ने इक्विपमेंट परचेज किया ना बिजनेस के लिए, हाँ हाँ, तो वो ठीक है। एसेट हुआ ना, नॉन करंट बिल, एसेट। बिल्कुल सही है, बिजनेस के लिए इक्विपमेंट परचेज किया। और कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि भाई हमने इस इक्विपमेंट को रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, तो इसलिए हमारा यस ये क्या सर। बन गया, नॉन करंट एसेट। ये एट्थ वाली आप बताएं जरा, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 बाय ये परचेज एक्सपेंस होगा क्योंकि गुड्स की बात हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड। ये परचेज एक्सपेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं लिखना रीसेल करना है या क्या करना है, मगर कोई भी आइटम जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदी जाती है ना, उसका उसका बेसिकली गुड्स वर्ड ही उन आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है जिन आइटम्स को आपने रीसेल करना होता है। गुड्स वर्ड ही उन आइटम्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनको रीसेल करना है। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपने इनको रीसेल करना है, तो ये हमारा परचेज एक्सपेंस होगा। चलिए जी, आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम उससे पूछ ले। काम हमने कर लिया है, होमवर्क आपका ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपने ये सारी चीजें एक बार घर से गो थ्रू करके आनी है और रिवाइज करके आनी है जितना हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। चलिए, कोई सवाल? चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।